प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आवाज़ का नीलम एकांकी के माध्यम से इस एकांकी का उद्देश्य और मूल संवेदना को स्पष्ट करेंगे। ये एकांकी जो आवाज़ का नीलम है, ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। इस एकांकी का सारांश हम संक्षिप्त रूप में समझाने जा रहे हैं। देखो, आवाज़ का जो नीलम एकांकी है, एक सफल एकांकी है। इस एकांकी में दो ही पात्र हैं जो एकांकी के उद्देश्य के अनुरूप आचरण करते हैं। यह एकांकी व्यंग्यपूर्ण है। इसमें आज के अखबार मालिकों पर तीखा व्यंग किया गया है। एकांकी से स्पष्ट होता है कि सच्चे पत्रकारों की तुलना में आज अखबार निकालने वाले पूंजीपतियों के व्यवहार में कितना अंतर आ गया है। आज अखबारों में सत्य को आवाज़ नहीं दी जा रही है, सच्चाई नहीं दिखाई जा रही है अखबारों में। भारती जी ने देखा कि आज अखबार सच्ची पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहे हैं। अखबारों के संपादकों को संपादकीय लिखने की स्वतंत्रता नहीं है। अखबारों के मालिक अपने ढंग से संपादकीय लिखवाते हैं। अखबारों में समाज की यथार्थता को भी स्पष्ट नहीं करते हैं। समाज में जो यथार्थवाद है, जो समाज दिखाई दे रहा है, ऐसा भी स्पष्ट नहीं करते हैं अखबार वाले। अलग अलग अखबार मालिकों के अखबार अलग अलग ढंग से समाचार छापते रहते हैं, जिसमें अनेक पाठकों को अपने समय की वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं चलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। अखबार में ईमानदारी से समाचार देने की बजाय अखबार पाठकों को सुंदर, आकर्षक लगे, ताकि उसके ग्राहकों की जो संख्या बढ़नी चाहिए, वे इस तरीक़ा से अखबार छापते हैं कि अखबार सुंदर लगे, आकर्षक लगे, और जिससे कि उनके जो ग्राहक हैं उनकी संख्या बढ़ती जानी चाहिए। इस प्रकार से अखबार छापते हैं। वे सच्चाई से अवगत नहीं कराते हैं। अखबार मालिकों की विचारधारा का प्रचार हो। अखबार वाले अपने स्वार्थ देखकर सरकार की निंदा या प्रशंसा करते रहते हैं। अखबार वाले तो अपना स्वार्थ देख लेते हैं, सरकार की निंदा प्रशंसा करते हैं। जैसे कि बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी के पक्ष में अखबार छापते हैं, कांग्रेस की सरकार आ गई तो कांग्रेस के पक्ष में अखबार छापते हैं। तो इस प्रकार ये पक्षपात करते हैं, क्योंकि सच्चाई नहीं है इनके अखबारों में। जो पत्रकारिता समाज को सही रास्ता दिखाने वाली थी, जो समाज का यथार्थ सामने रखती थी, वह पत्रकारिता अब नहीं रही। इस आलोच्य एकांकी के माध्यम से दुख व्यक्त किया है और बाजोरिया जैसे पूंजीपति लोगों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि बाजोरिया एक पूंजीपति थे। वह सच्चे और ईमानदार और गरीब जनता की आवाज़ को उठाने के लिए अपना सब कुछ त्याग करके आवाज़ नामक अखबार को निकालने वाले दिवाकर की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसका अखबार खरीद लेते थे। किसका अखबार? जो दिवाकर था, वह एक सच्चा इंसान था और ये पूंजी के भाव से खरीद लेता था। अपने पैसों से, अपनी धन संपत्ति से। लेखक धर्मवीर भारती ने वर्तमान समाज में पत्रकारिता के क्षेत्र में पनप रहे पूंजीवाद का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस एकांकी की मूल संवेदना को स्पष्ट करते हुए समझाया है कि आज गरीब जनता की आवाज़ कोई नहीं सुनता है और स्वार्थी पूंजीपति धन के बल पर उनकी सच्ची आवाज़ को दबा देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका सारांश था। अब मैं आपको विस्तृत रूप से समझा देता हूँ कि इसके जो पात्र हैं वो दिवाकर है, बाजोरिया है, चटर्जी है और एक दिवाकर की पत्नी है। दिवाकर कौन है? अखबार बेचने वाला। और बाजोरिया कौन है? बाजोरिया एक पूंजीपति व्यक्ति है। तो इसमें दो ही मुख्य हैं। तो देखो, इसमें मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि आवाज़ संपादक दिवाकर का कमरा एक तरफ एक तख्त है। ये तो उसकी लोकेशन है। बड़ी सी मेज पर अखबार, कागज़,
पेन, कुशन, एस्ट्रे, टेबल, कैलेंडर वगैरह बहुत अस्त व्यस्त हालत में हैं। कागज़ बिखरे हुए हैं, पेपर बेट एस्ट्रेस पर रखे हैं, पेन कुशन खाली हैं, पेनें मेज पर पड़ी हैं, सिगरेट का राख पेन कुशन के पास इकट्ठा है और बगल में एक तिपाई पर टेलीफोन रखा है। मेज के पीछे दीवार पर सुभाष बोस का भव्य चित्र लगा हुआ है। ऐसे मतलब क्या है कि इसकी एक लोकेशन बनी हुई है। तो दिवाकर कहते हैं, हेलो, कौन? बाजोरिया जी। हाँ, यही हैं। नहीं, अस्पताल नहीं गया, ऑपरेशन तो सुबह हुआ था जी। जब मैं आया तब तो वाइफ को नींद आ गई थी। हाँ, आज भर खतरा है, देखें क्या होता है। देखो, दिवाकर कह रहा है, आप आइए। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, मैं यही हूँ। बड़ी कृपा है। दांत पीसकर टेलीफोन की ओर देखता हुआ, कृपा बेईमान कमीना, मैं खूब समझता हूँ तुम्हारी कृपा। आज 10 साल से जब मैंने अपनी एक हड्डी जलाकर अखबार निकाला, सरकार से लड़ा, सेठों से लड़ा, जमानतें दी, घर बिक गया, बीवी सूख कर कंकाल हो गई। किसी ने दया नहीं दिखाई। मैंने किसी के सामने सिर झुकाना नहीं सीखा। आज जब अखबार बेच रहा हूँ तो दिन में 3 मरतबा टेलीफोन से हाल पूछ रहे हैं। कितनी चिंता है सेठ बाजोरिया को। 5 मिनट में आ रहे हैं, गहरी सांस लेकर। 5 मिनट में 1 2 3 4 5 मिनट पर से आवाज़ की फाइल उतारता है, उसे बच्चों की तरह गोद में लेकर टहलता है। बस 5-10 मिनट और, उसके बाद तुम मेरे नहीं रहोगे। मैं दस्तखत कर दूंगा और तुम बिक जाओगे। कितनी साध मैंने तुम्हें निकाला था, कितनी लगन से, कितनी मुसीबत झेलकर तुम्हें चलाया था। याद है तुम्हें, जब तुम्हारा विशेषांक निकल रहा था तब शीला सीढ़ी पर गिर पड़ी थी। शीला सीढ़ी से गिर गई थी, लेकिन मैं उसके पास नहीं था। याद है जब शीला की दवा के रूप में रुपये मैंने 70 प्रेस वालों का टाइप खरीद लिया था। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ भूल गया था। मैं अपनों को, अपनी फूलों जैसी बच्ची को, अपनी शीला इसकी पत्नी थी, शीला को सहज इसलिए कि तुम मेरी आत्मा की आवाज़ बन सको, मेरी नंगी भूखी जनता की आवाज़ बन सको, सत्य की आवाज़ बन सको। लेकिन नहीं, अब तुम बाजोरिया की आवाज़ बनोगे। तुम्हारा नीलाम होगा तो नीलाम करने वालों की सी आवाज़ में आवाज़, जनता की आवाज़, आत्मा की आवाज़, सच्चाई की आवाज़। नीलामी बोली, 6 आना, 6 आना, 6.5 आना, 1 6.5 आना, 3। तो कुर्सी पर धम्म से बैठ जाता है, गिर सा पड़ता है। 2 क्षण खामोशी, फिर अजीब सी हंसी, लुटी हुई सी। सहसा फ़ोन उठाता है, हेलो, मैं हूँ दिवाकर, कहिए। हाँ, अच्छा, शीला जाग गई है, मुझे बुला रही है। ठीक है, मैं अभी आया। हालत ठीक नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तब ठीक है। अच्छा, कोई बात हो तो फ़ोन करना। इसी बीच में सेठ बाजोरिया जी आते हैं। खद्दरदारी, बहुत स्थूलकाय नहीं, चेहरे पर शालीनता। आते ही पूछते हैं, कहिए मिस्टर दिवाकर। फिर दिवाकर को फ़ोन करते हुए देखकर ओहो कहकर रुक जाते हैं और दिवाकर के संकेत करने पर बैठ जाते हैं। बाजोरिया कहता है, दिवाकर का फ़ोन चूकने पर, क्या हाल है वाइफ का? बाजोरिया जी कह रहे हैं दिवाकर से। दिवाकर एक अजब सी तीखी और नपुंसक लाचारी से उसकी ओर देखता है और अजब सी हंसी देख करके बैठ जाता है। कुछ जवाब नहीं देता, सिर झुकाकर बैठ जाता है और पेन से पियानो को
झंकारने लग जाता है। अब बाजोरिया कहता है, देखो बाजोरिया आगे कुर्सी खिसका करके चेहरे पर आत्मीयता लाकर स्वर में बहुत सहानुभूति भरकर कहता है कि क्या बात है दिवाकर जी, समथिंग सीरियस। दिवाकर कहता है कोई बात नहीं है, गहरी सांस रोक करके। बात क्या होती, मेरी कुछ अजब सी आदत है, जब मन बहुत परेशान होता है तो ये पियाने बजाने लगता हूँ, जाने क्यों, लेकिन आप भी सोचते होंगे। बाजोरिया मुस्कुरा करके बाजोरिया कहता नहीं नहीं, नर्वस टेंशन में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये बच्चों का पियानो। दिवाकर कहता है पियानो क्या बताऊं, अखबार की दुनिया में रोज़ खबरें आती हैं, हड़तालों के नारे, लड़ाइयाँ, शोरगुल, सेनाओं के परिंदे, जंगी जहाज़ों का घर्राटा, लेकिन मुझे सब इतने बेमानी, इतने खोखले लगते हैं कि जितने इस बचकाने खिलौने के स्वर। लेकिन कभी कभी लगता है कि इन्हीं ध्वंस और विनाश की आवाज़ों में कहीं नए इंसान की आवाज़ का भी निर्माण हो रहा है। मैंने सोचा उस आवाज़ को जिंदा रखने के लिए, उसे ऊपर लाने के लिए मैं अपनी हस्ती को मिटा दूंगा, वही आवाज़ मेरी जिंदगी होगी। इसलिए बाजोरिया जी कहते हैं शायद इसलिए आपने अपने अखबार का नाम आवाज़ रखा था। दिवाकर कहता जी हाँ, और इस आवाज़ के लिए अपने को बर्बाद कर दिया था, लेकिन जनता नए इंसान की आवाज़ नहीं सुनना चाहती, उसे सच्चाई की आवाज़ नहीं चाहिए, उसे चाहिए शोक, कवर, भड़कीले चित्र, रंग बिरंगे विशेषांक, वह सब जो उसे बाजोरिया के अखबार में मिलते हैं। दिवाकर जी कहते हैं इस बात को कि मतलब आज के ज़माने में केवल ऐसे अखबार होना चाहिए जिसे देखने में सुंदर दिखाई दें, आकर्षक दिखाई दें, पढ़ने में इंटरेस्ट आता हो, पर सच्चाई कुछ भी मत हो। आजकल ऐसे अखबार होने चाहिए, दिवाकर जी कह रहे हैं। बाजोरिया जी कहते हैं देखिए ये पर्सनल रिमार्क आपको शोभा नहीं देता दिवाकर जी, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मेरा कतई ये इरादा नहीं है कि मैं जनता को गुमराह करूं, और ये दिवाकर जी के मुझे साहित्य और पत्रकारिता के से कुछ इतना लगाव है कि दिन रात मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ भी अमेरिका की तरह सजे सजाए अखबार निकलें, सस्ते सुंदर से सुंदर, ज़्यादा से ज़्यादा जनता उन्हें पढ़े, उसका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो। दिवाकर जी कहते हैं सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो, इधर तमाम लोगों को सांस्कृतिक स्तर सुधारने की बीमारी लगी है। कोई टाइम्स खरीद रहा है तो कोई लाइमलाइट। तो बाजोरिया जी कहते हैं बात काट करके मैं भी आवाज़ खरीद कर वही करना चाहता हूँ। यही मतलब है ना आपका मिस्टर दिवाकर। दुनिया कितनी स्वार्थी होती है, कितनी एहसान फरामोश होती है। आपको ज़रूरत थी अपने संदेश कहलाया था। आप इस वक्त मदद चाहते थे, और जब मैं आवाज़ के शेयर खरीदने के लिए राजी हो गया तो आप इस तरह चोटें कर रहे हैं। शायद आप समझ नहीं रहे हैं कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दिवाकर जी कहते हैं देखो भूल गया था मैं, गरजमंद मैं हूँ, आप तो ग्राहक हैं, आपकी तो चार बात। बाजोरिया जी कहते हैं मेज पर झुककर मुलायम स्वर में नहीं मेरा ये मतलब नहीं है। दिवाकर जी कहते हैं नहीं, मैं समझता हूँ महीने भर से मेरी पत्नी की बीमारी पर आपने पानी की तरह रुपया बहाया है। बाजोरिया जी कहते हैं छी दिवाकर जी, ऐसी बातें कहकर जलील ना कीजिए। बहुत स्नेह से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ये मैंने आप पर एहसान नहीं किया है, आप पर एहसान नहीं किया है। आपने अपनी ज़िंदगी में जितना त्याग किया, जितनी साधना की है, उसके लिए हमारे दिल में कितनी श्रद्धा है ये आप समझ नहीं सकते। बाजोरिया जी ने कहा था ये। अब दिवाकर जी कहते हैं अच्छा है, मैं ना समझ सकूं कि बाजोरिया जी अब साधना और तपस्या के दिन भी तो हैं।
दिन भी तो नहीं रहे, साधना और तपस्या के दिन भी तो नहीं रहे। अब कलम की शान और विचारक की आज़ादी की भी तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। अब तो अगर मैं आपके पत्र में हूँ तो आपका ढोल बजाऊँ, उसके पत्र में हूँ तो उसका ढोल बजाऊँ। तो बाजोरिया जी कहते हैं, मैं और लोगों की बात नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरा संबंध है कम से कम आपसे, मैं इस तरह की बात सुनने की उम्मीद नहीं करता था। 5 अखबार हैं मेरे पास। कितने? 5 अखबार। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने किसी संपादक पर कभी कोई प्रतिबंध लगाया है? बाजोरिया जी कहते हैं, बाजोरिया जी कहते हैं क्या मतलब? दिवाकर कहता क्या मतलब, क्या आप कह सकते हैं कि आपने प्रतिबंध नहीं लगाया है? चटर्जी ने उस दिन गृह मंत्री के वक्तव्य पर टिप्पणी लिखी थी कि उस पर किसने चटर्जी के कमरे में बुलाकर डांटा था। बाजोरिया जी कहते हैं ये गलत बात है। दिवाकर कहता ये सही बात है। आप जानते हैं जब चटर्जी को 60 रुपये मिलते थे तब वह संपादकीय लिखता था। कितने रुपये मिलते थे? 60 रुपये। तो वह संपादकीय लिखता था। आज जब आप उसे 250 दे रहे हैं तब वह डिक्टेशन लिखता है। क्या लिखता है? डिक्टेशन। आपका डिक्टेशन जिसने अपनी जिंदगी में सिवा वही खाते के कुछ भी नहीं लिखा होगा। डिक्टेशन होता है एक ऐसा लेख होता है जो कि संपादकीय लेख को डिक्टेशन बोलते हैं। बाजोरिया जी कहते हैं लेकिन, दिवाकर कहता लेकिन क्या आप मालिक हैं? आप उसे डांट सकते हैं, उसे जिसके बाल अखबार नवीसी में सफ़ेद हो चुके हैं। बाजोरिया जी कहते हैं मुझे अफसोस है मिस्टर दिवाकर कि आप भी अधकचरे साम्यवादियों की तरह बातें करने लगे हैं। हर चीज़ को एक ही पहलू से आप क्या देखते हैं? अगर मैंने चटर्जी को डांटा भी तो उसमें कोई पूंजीवादी राजनीति तो नहीं थी। दिवाकर कहता है नहीं जी, उसमें तो गांधीवादी अध्यात्म था। बाजोरिया जी कहते हैं दिवाकर जी उसमें गांधीवादी अध्यात्म नहीं, लेकिन कम से कम वैयक्तिक संबंधों की बात तो जरूर है। गृह मंत्री मेरे मित्र हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके पत्र में आपके मित्रों की बुराई नहीं निकले? दिवाकर जी कहते हैं ओफो, आज गृह मंत्री आपके मित्र हैं, लेकिन सन 42 में गृह मंत्री आपके नहीं थे। जब पुलिस उन्हें हथकड़ियों पहनाकर आपके दरवाजे से ले गई थी, उस दिन आप उनसे दौड़कर गले नहीं मिले थे। उस दिन आप मिलिट्री के लिए ठीक ले रहे थे और आपका अखबार अंग्रेज सरकार का विज्ञापन छाप रहा था कि कांग्रेस वाले गुंडे हैं। कम से कम चटर्जी ने गृह मंत्री को गुंडा तो नहीं लिखा था। बाजोरिया जी कहते हैं चटर्जी की बात जाने दीजिए दिवाकर जी, उसके साथ सैकड़ों बातें हैं। असलियत समझना दूसरी बात है, व्यंग्य करना दूसरी बात है। अगर आपका कोई अखबार होता है, दिवाकर कहता है गोया ये आपका अखबार है। बाजोरिया जी कहते हैं ओहो माफ़ कीजिएगा मैं भूल गया था। दिवाकर कहता है नहीं मैं भूल गया था बाजोरिया जी, मैंने आपको बुलाया था कि आज अखबार बेच ही दूंगा, लेकिन नहीं, भीख मांगकर अखबार निकालूंगा, फर्नीचर बेचकर अखबार निकालूंगा, अपने खून से छापूंगा, लेकिन आपके हाथ नहीं बेचूंगा। टेलीफोन की घंटी तैश में रिसीवर उठाकर फिर पटक देता है नहीं बेचूंगा, मैं आपका रुपया एक एक पाई चुका दूंगा। बाजोरिया जी कहते हैं दिवाकर जी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दिवाकर जी कहते हैं मैं खूब समझने लगा हूँ आप लोगों को। फिर टेलीफोन की लंबी रिंग झल्लाकर उठाता है और हाथ से ठोकर लगाकर पियानो में गिर जाता है। उफ ये भी कमबख्त आफत है। जी हाँ कह तो दिया जी हाँ। क्या? एकदम बदल जाती है, नाड़ी खूब रही है, बहुत भयभीत स्वर में, बहुत खतरा है कि फाइल लेता जाऊं। 3 इंजेक्शन है, मैं अभी लेकर आया, किसी तरह बचाइए उसे डॉक्टर साहब। सुनिए कुछ सोचते 3 फ़ायदा 39 रुपये और 150 154 की नहीं 164 की
दिवाकर जी मतलब किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पर। बाजोरिया जी कहते हैं कैसी हालत है वाइफ की दिवाकर जी? दिवाकर जी कहते हैं मेरे पास कुल हैं, अरे कहाँ गए रुपये? जेब में डालता और अरे कहाँ गए रुपये? सारी मेज छान डालता, फिर ये पड़ी देख ड्रायर देखता है, बिल्कुल स्तब्ध सा खड़ा हो जाता है। बाजोरिया जी कहते हैं आप परेशान क्यों हैं? जेब से नोटों का बंडल निकालता है बाजोरिया जी। दिवाकर उधर ध्यान नहीं देता, स्तब्ध खड़ा है, फिर दांत पीसकर माथा ठोकता है। बाजोरिया जी कहते हैं दिवाकर जी आप क्या कर रहे हैं? लीजिए ये हैं रुपये, बाहर कार खड़ी है, चलिए जल्दी अस्पताल ले चलते हैं। दिवाकर बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा रहता है, जैसे वे संज्ञा शून्य हो, चेतना हत हो। फिर मुड़कर कोट उतार कर पहनता है, फिर सेठ जी की बड़ी कातर निगाहों से देखता है सेठ जी को। तो दिवाकर जी कहते हैं कि उसकी हालत ठीक नहीं है सेठ जी। बाजोरिया जी कहते हैं जल्दी कीजिए। दिवाकर जी कहते हैं बहुत पास आकर सेठ जी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर आप देवता हैं सेठ जी, मैं पागल हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, अखबार आपका है, पहले कागज़ों पर दस्तखत कर दूँ। बाजोरिया जी कहते हैं कि छी आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं अखबार नहीं। दिवाकर जी कहते हैं मैं अखबार बेचूँगा, आपने कितना किया है मेरे लिए, अब आपने शीला की जान बचाई है और मैं आप पर अविश्वास करता हूँ, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, लाइए कागज़ लाइए। दिवाकर बैठ जाता है, कागज़ खोलकर देखता है, फिर दस्तखत करता है। आवेश कुछ शांत सा पड़ गया है, एक निगाह उठाकर बाजोरिया की ओर देखता है, बड़ा दर्द भरी मुस्कुराहट। दिवाकर जी कहते हैं हाँ कहिए, मैं ही हूँ, माय गॉड। पटक कर उछल पड़ता है, टेलीफोन पटक करके उछलता है बहुत उल्लास से, बाजोरिया जी कितना दयावान है ईश्वर, कैसे मौके पर वहाँ पकड़ता है। मेरी मुसीबत ख़त्म हो गई दोस्त, मैं अब आवाज़ नहीं बेचूँगा, मेरी वाइफ इज़ डेड। जब उसकी वाइफ डेड हो गई तो वह अखबार बेचना ही मना कर दिया उसने। क्या कह रहे हैं आप? दिवाकर जी कहते हैं मैं सच कह रहा हूँ बाजोरिया जी, अभी उसका हार्ट फेल हो गया है, अब आवाज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है। बाजोरिया जी कहते हैं आप पागल हो गए, वह तो आप बेच चुके हैं, बेनामा मेरे पास है, मैं जल्दी चलिए अस्पताल में। दिवाकर जी कहते हैं कहाँ गए कागजात लाओ, अब उन्हें मैं नहीं बेचूंगा, शीला की कसम मैं नहीं बेचूंगा। बाजोरिया जी कहते हैं उन्हें जेब में रखकर आप पागल हो गए हैं। दिवाकर जी कहते हैं हाँ पागल हो गया हूँ, पियानो जैसे मारने के लिए उठाकर सीधे से दे दो वरना। बाजोरिया भयभीत होकर उछल जाता है, पियानो अलग जा गिरता है। बाजोरिया जी कहते हैं आप पागल, दरवाजे को भागता है दिवाकर कहता है हाँ मैं पागल हूँ, भागता है, चीखता हुआ है, कागज़ दे दो, मैं आवाज़ नहीं बेचूंगा। अब नेपथ्य में मोटर के फाटक बंद होने की आवाज़ और कार स्टार्ट होने की आवाज़ हो जाती है, पर्दा गिरता है। ये एकांकी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इस एकांकी का आप सार भी समझ चुके हैं कि इस एकांकी का सार क्या है, कि व्यक्ति क्या है जो अखबार निकालते हैं वो क्या है कि उसमें सच्चाई नहीं देते हैं, समाज में यथार्थवाद है उसको नहीं पहचान पाते हैं, उसको नहीं देते हैं, तो लोगों को ये सच्चाई जाहिर नहीं हो पाती है। और जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने पक्ष में अखबार छपवा देते हैं, जिससे कि जनता उसी को सही मानती है, यथार्थ सच्चाई को बिल्कुल भी नहीं समझ पाती है। तो बच्चों थैंक यू।